जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत। और इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रियंका जी का हम करते हैं स्वागत। प्रियंका अग्निहोत्री गीत, जिनकी टाइटल ही है गीत, उनका हम स्वागत करते हैं द सुधांशु शो में। जी हाँ, आप कवियत्री, लेखिका, जिन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों की रचना कर दी है और ढेर सारा काफी कुछ है, और आप बिजनेस वुमेन भी हैं। और अगर खुशबू की बात चले तो प्रियंका जी का नाम ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो पहला सवाल, इतना कुछ, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, कम उम्र, और कवियत्री भी, लेखिका भी, कहाँ से इंस्पिरेशन पाती हैं आप इतना? मुझे लगता है प्रकृति के कण कण में प्रेरणा का जादू है और वहीं से मिल जाती है सारी प्रेरणा। अब तक कुल कितनी किताबें हो गई आपकी? मेरे एकल संकलन उपन्यास मिला करके 50 से अधिक किताबें हो चुकी हैं। और इसमें जोनर क्या रहता है? मैं गीत, गजल, कथाएं, कहानियां, लघु कथाएं। और पब्लिकेशन की बात करें? हमारे प्रकाशन में पिछले 6 वर्षों से प्रकाशन का काम कर रहे हैं हम, जिसमें 178 किताबें हम पूरी कर चुके। 8 किताबों पे इस वक्त काम चल रहा है वर्तमान में। 8 किताबों पे अभी आप काम चल रहे हैं? हाँ जी। और अगर हम शैक्षिक बचपन की शिक्षा के बारे में बात करें तो उसमें प्रियंका कहाँ अपने को देखती हैं? बहुत बचपन में बहुत सीरियस नहीं थी, लेकिन 10वीं आते आते आप ये महसूस करने लगते हैं कि अब पढ़ाई करना जरूरी है। तब तक मैं शुरू हो गया पढ़ाई। हाँ जी, उसके पहले मैं थोड़ा किचन सेट, बार्बी डॉल, अपनी काल्पनिक दुनिया में। फिर 10th आ गया तो लगा कि अब बोर्ड एग्जाम्स है, अब सीरियस हो जाओ, और वहां से जो रफ्तार पकड़ी तो नो लुकिंग बैक रहा। फिर मैं क्लास के टॉपर्स में शुमार रही हमेशा। वाह वाह, क्या बात है। तो कुल कहाँ से क्वालिफिकेशन करी आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अभी वर्तमान में एमए कर रही हूँ। आगे पीएचडी का विचार है, ईश्वर ने साथ दिया तो जरूर वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे डॉक्टर प्रियंका अग्निहोत्री गीत से। फिलहाल प्रियंका जी ये बताएं कि आपने जो पहला जब शुरुआत की तो शुरुआत में आप कवि बनी या फिर लेखिका बन गई सीधा, या फिर बिजनेस फैमिली में आ गई सीधे? नहीं, मैंने सबसे पहले जब लिखना आरंभ किया, मुझे आज भी याद है, मैं 6वीं कक्षा में थी और अगस्त का महीना था, बहुत बादल घिराए थे, अंधेरा सा मौसम था, शाम के समय की बात है, और मैंने बादलों पर कुछ लिखा था। वो मेरी पहली रचना जो भी रही होगी मुझे याद नहीं है, पर बारिश पे मैंने कुछ लिखा था। तो तब से लिख रहे हैं, तो अब आप उसे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। और अगर हम मंच साझा करने की बात करें तो पहली बार मंच कब साझा की? पहला मंच मैंने साझा किया आज से तकरीबन 7 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर लेखक प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने कलम लिखने के लिए, लेखिका के लिए कब उठाया? लेखिका ना कहें पर कच्ची पक्की लेखिका कह दे तो बचपन से मैं डायरी लिखती रही हूँ, और वो मेरी एक दैनिक दिनचर्या थी कि कुछ भी छूट जाए डायरी लिखना जरूरी है। तो बड़ी डायरियां लिखी मैंने, और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेखन में असर आता है इन चीजों का। हम एक्चुअली ये जानना चाहते थे क्या आज डायरी के पन्नों में सुधांशु शो आएगा या नहीं आएगा? अरे निश्चित रूप से आएगा। मैं बता दूं, डायरी के पन्नों की बात हो रही है, मैं घुमंतु गीत सीरीज लिखती हूँ आजकल, जो अखबार में प्रकाशित होता है। आज की ये घटना भी हो सकता है किसी एक इस संस्मरण के रूप में दर्ज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रियंका जी, ऐसा क्या आया जीवन में आपकी कि आपने कम कर दिया उसको? कम यूं हो गया कि समय सीमित होता है दिन में, और काम की अधिकता बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे काम की अधिकता बढ़ती चली गई तो डायरी लिखना थोड़ा कम हो गया। फिर भी हमें ऐसा लगता है जो लोग डायरी लिखते हैं उनके जीवन में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है। सच बात है। तो फिर आपने क्या कहीं दिल लगा कहीं और, या फिर दोस्ती कहीं और बना ली? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है लेखन की शैली परिवर्तित हो गई। डायरी की बजाय गीत, गजल, कहानियां जो मैं डेली लिख रही हूँ, आर्टिकल्स, क्योंकि डेली कहीं ना कहीं प्रकाशित होते रहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है ट्रांसफॉर्म हो गया। लेखन की जो शैली है वो डायरी से अखबारों तक पहुंच चुकी है। एक कवि, लेखिका, सारी भूमिकाएं आप अदा करती हैं, तो ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे होता है?
मुझे लगता है कि लेखक या कवि जो होते हैं अमूमन वो संवेदनशील होते हैं, बहुत कोमल हृदय होते हैं। मैं विशेषकर थोड़ा साहित्यिक भी हूँ, साथ साथ मैं थोड़ी आध्यात्मिक भी हूँ। मैं हर एक चीज़ को 24 घंटे बहुत मनन करती हूँ, तो मुझे हर जगह से प्रेरणा मिलती रहती है। जब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही होती है, मैं उन सबसे कहीं ना कहीं प्रभावित होती हूँ और लेखनी उसी दिशा में दौड़ती है जो चीज़ें मेरे मन पे असर करती हैं। कविताएं लिखने में या पब्लिशिंग में किस में मजा आता है? सभी कामों में मजा आता है। मुझे लगता है जो काम मुझे बहुत पसंद था या मुझे सूट करता था मेरे व्यक्तित्व को, ईश्वर ने मुझे वही काम सौंप दिया है। तो हर दिन मुझे ये लगता है एक और दिन मिला है काम करने के लिए। कभी ये अफसोस नहीं होता कि एक और दिन काम करना है, भारी नहीं लगता। और सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं ताने बाने की तरह, चाहे वो कविता लेखन हो, गीत गजल लेखन हो, प्रकाशन भी। चूंकि मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक रहा है, तो मैं प्रकाशक होने के नाते सभी किताबें हर स्टेज पे मेरे पास आती हैं, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। एक एक कहानी, एक एक कविताएं जो अन्य रचनाकारों की भी, वो कई कई दफा मुझे पढ़ने में आती हैं। आप अगर गीत गजल कविता भी लिखते हैं तो गद्य में लिखें या पद्य में लिखें, भावाभिव्यक्ति का माध्यम ही है वो। आप डायरी में भी अपने मनोभाव लिखते हैं और ऐसे भी आप जो लिखते हैं वो आपके मनोभाव ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपस में जुड़ी हुई ही हैं। कुछ सालों में, 3-4 सालों में या 5 सालों में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो पुस्तकों की बिक्री है, उधर की ओर लोग पुस्तकें न खरीद करके उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे वो डिजिटल या फिर इस तरह कुछ, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। मुझे लगता है युवा पीढ़ी के लिए यदि देखा जाए, जो आज स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो सारा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। तो ऑन द गो अगर वो कुछ सुनना चाहें, साहित्य में जुड़ना चाहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और हमारे जैसे जो ओल्ड स्कूल है, वो आज भी ऑडियो बुक्स ना पढ़ के पन्ने पलट के किताबों की जो प्रिंटिंग की खुशबू होती है उसी के साथ किताबें पढ़ना चाहते हैं। तो हम तो ओल्ड स्कूल लोग हैं, हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा माध्यम है ये, तो वो साहित्य से जुड़े भी रह सकते हैं। बचपन वाली जो प्रियंका थी वो प्रियंका गीत नहीं। तो आप जब लिखती थी तो क्या प्रकाशन के लिए आप पेरेंट्स से या फिर खुद से कोशिश करती थी? नहीं, मैं बचपन में प्रकाशित होना ऐसा तो कभी मेरे जहन में दूर दूर तक नहीं था। अखबार में एक कॉलम आता था गीत गजल का, वो मैं बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा करती थी और पढ़ती थी। उसमें बशीर बद्र जी की, शहरयार जी की गजलें आती थी, नीरज जी के गीत आते थे, तो वो मैं पढ़ती थी। और मैं बिना प्रयास के प्रकाशित हो गई, मेरी परम श्रद्धेय माँ के प्रयास से। एक बार मदर्स डे के अवसर पर, और वो पिछले कई वर्षों से मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी रचनाएं भेजना चाहती हूँ, तुम क्या लिखती हो मुझे दिखाओ। उन्हें ये जानकारी थी कि मैं लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ पता नहीं था। मेरी सहेलियों ने कभी उन्हें बता रखा हुआ था। कभी मैंने मदर्स डे पे उन्हें एक कविता लिखकर गिफ्ट कर दी व्हाट्सएप पे। उसको उन्होंने मातृत्व ममता कंपटीशन एक पत्रिका द्वारा आयोजित किया गया था, और उसमें उन्होंने भेज दिया। 4000 से अधिक रचनाएं आई थी, मुझे सेकंड प्राइज मिला। और वहां से उन्होंने कहा कि अब तुम इससे बच नहीं सकती, अब तुम मुझे रचनाएं भेजो, और मैं भेजूंगी विभिन्न अखबारों में। और 5-6 अखबारों में मैं प्रतिदिन छपती रही बहुत सालों तक। फिर बाद में मैंने मेरी माँ के नहीं रहने के बाद भेजना बंद कर दिया, काफी कम कर दिया। तो साप्ताहिक अखबारों में, मतलब वो मेरा एक ऐसा कॉलम बन गया जहाँ मुझे छपना निश्चित है। यदि मैं नहीं भेजती थी रचना, तो वहां से मुझे कॉल आ जाता था कि मैम आपकी रचना नहीं आई इस सप्ताह के लिए। तो ऐसा भी एक दौर, वो भी एक रहा। अच्छा प्रियंका जी, अभी जब आप एक पब्लिशर हैं और जब आपके पास दूसरी रचनाएं या फिर कोई लेखक या कवि भेजते हैं आपके पास, या वो चाहते हैं छपवाना, तो उसमें आप क्या खोजती, क्या ढूंढती हैं? मुझे लगता है काव्य शिल्प बहुत जरूरी है, शब्द संयोजन सुंदर होना चाहिए, भाव होना बहुत जरूरी है। और बहुत बार मायूसी होती है, ऐसी रचनाएं भी मिल जाती हैं जो इनमें से किसी पैरामीटर पे खरी नहीं उतरती हैं। मैं कोशिश करके ऐसे बहुत सारे रचनाकारों को साथ लेके चल रही हूँ जो लिखते बहुत अच्छा है, जिनके ऊपर माँ शारदे की बहुत कृपा है, लेकिन लक्ष्मी माँ की कृपा थोड़ी कम है, अभाव में है। तो हम बहुत बहुत रचनाकारों को, और हर एक संकलन में कई रचनाकार होते हैं जो निःशुल्क मैं प्रकाशित करती हूँ। वैसे कहा भी जाता यही है कि जहाँ पे सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी वहाँ सरस्वती जी नहीं आती। बहुतायत ऐसा मैंने देखा है। वैसे हमें तो ऐसा लगता है कि आपके पास माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा है। थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए प्रियंका जी, जो रचनाकार हैं उनकी भाषा क्या हो,
या क्या होनी चाहिए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शब्द आप चुनते हैं, जैसी भाषा शैली का आप प्रयोग करते हैं, वो ना सिर्फ आपके संस्कारों पर उंगली उठाने के लिए पर्याप्त होती है, आपके लालन पालन पे, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप किस समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ये आपको अपने शब्दों के माध्यम से खुद स्वयं चयन करना होगा और बहुत सोच समझ के शब्दों को लिखना होगा। मर्यादित होना चाहिए भाषा। आज के समय में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां रचनाकार, मुझे लगता है वायरल होने का इंटेंशन होता होगा मन में। अभी हाल ही में एक किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी भाषा बोली जिससे कि उसे वायरल का इतना शौक रहता है लोगों को, हमें लगता है कि जल्दी हिट होने के चक्कर में ऐसा करते हैं लोग। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की सोच या फिर पब्लिक की सोच कहीं ना कहीं नीचे जा रही है? निश्चित रूप से जा रही है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका हमारे पूरे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे हाथ में तो है। हम बड़े उम्र के लोग हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, और भारत युवाओं का देश है, कल का भविष्य जिनके हाथों में है, उनके हाथों में मोबाइल के माध्यम से क्या जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी। मैंने बहुत पहले कभी 2 पंक्तियां लिखी थी कि बोल कटु तो प्रश्न उठेगा लालन पालन पर, और वाणी बतलाती गीत सकल कुल शिक्षा संस्कार। तो आपके कुल संस्कार शिक्षा सबकी बातें आपके शब्दों के प्रयोग से पता चल जाती है। हमेशा मर्यादित रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि 2 पुरुषों का झगड़ा होता है, महिलाओं का अपमान होता है, पुरुष अपने झगड़ों में महिलाओं को अपमानित करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मैं इसके विषय में भी हमेशा बात करती हूँ, इसलिए आपने पूछा तो मैंने कह दिया कि पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए इस प्रकार की शब्दावली। जब प्रियंका थक जाती है दुनिया की भीड़ भाड़ से, तो कहीं ना कहीं उसे एक सुकून चाहिए होता है। मुझे जगजीत सिंह जी की आवाज में जो सुकून मिलता है वो मुझे और कहीं मिलता नहीं। तो बस मैं उन्हीं की गजलों को साथ लेकर, एक डायरी पेन लेकर गंगा जी की गोद में पहुंच जाती हूँ और वहीं जाकर जितना समय बिता सकूं बिताती हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है। और यदि संभव है, क्योंकि आजकल काशी में इतना संभव नहीं है, सभी मंदिर बहुत भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं, लेकिन यदि मुझे कहीं कोई थोड़ा भी शांत और सुकून वाला मंदिर मिल जाए तो मैं वहां भी जाकर के काफी समय बिताना पसंद करती हूँ। अब बात चली है जगजीत साहब की, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए, द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए 2 लाइन। जरूर। जो मेरी निजी रूप से सबसे पसंदीदा है वो मैं सुनाऊंगी। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, मुंह की बात सुने हर कोई। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, आप जब इतना व्यस्त रहती हैं, लिखना, पब्लिश कराना और बिजनेस का भी काम देखना, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? फैमिली के सपोर्ट बिना तो महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती हैं। हालांकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। पूरी तरह व्यापार में डूबा हुआ एक परिवार है, पुश्तैनी पारिवारिक जो सिस्टम है व्यापार वाला रहा है, उससे अलग कुछ चुनना कभी भी आसान नहीं होता है। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, अब तक का सफर मेरा स्मूथ रहा है, अच्छे से रहा है। बच्चे बहुत सहयोग करते हैं और मुझे लगता है सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके घर में दाल रोटी कमाने की कवायद है इसलिए आप काम करें, पर आप अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए काम कीजिए। उसका बहुत प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। जब आप एक रास्ता खोलते हैं तो आपकी बेटी जब बड़ी होगी तो उसे वो दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपकी बहू जब आएगी तो उसे भी वो दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हर एक महिला को ये संघर्ष अपने जीवन काल में कर लेना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को उस संघर्ष से सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। और आपने इतना वक्त दिया द सुधांशु शो को, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे जो नए लोग आ रहे हैं कविता या फिर लेखन कार्य के क्षेत्र में, तो आप उनके लिए कोई संदेश।
खूब पढ़िए, पढ़ने से शब्दकोश विकसित होता है, खूब लिखिए, लिखने से आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। लेकिन लिखते वक्त ये याद रखिएगा कि लेखनी माँ शारदे का साक्षात आशीर्वाद होती है, तो उसका कहीं भी कोई गलत उपयोग ना हो। जिस वाणी से ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उस वाणी पे कभी अपशब्द ना आने पाए और बहुत जिम्मेदारी के साथ कलम चलाइए, निश्चित रूप से चलाइए। कछुए की भांति चलिए, लेकिन दूर तक जाएंगे और रेस में कछुआ फर्स्ट आता है, ये बात हमेशा याद रखिए। शॉर्टकट कभी नहीं होता सफलता का, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने इतनी बढ़िया बात शेयर की हमारे दर्शकों के साथ और आप हमारे साथ द सुधांशु शो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इसी गुजारिश के साथ हम लेते हैं आप सभी से विदा कि आप जो कुछ लिखें अच्छा लिखें, ऐसा लिखें कि आपके परिवारजन भी आपको बिना किसी प्रॉब्लम के सुन सकें। तो फिलहाल द सुधांशु शो में इतना ही, अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।